ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक में तो हम लोग एक तरीके से थोड़ा ब्रीफ तो कर ही लिए थे कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक से कैसे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अनीता? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले अनम्यूट करिए। सबसे पहला फैक्टर तो प्रॉफिट मेकिंग ही हो जाता है। यस और नो? आपका जो कॉमर्शियल बैंक है उसका मेन इंटेंशन है प्रॉफिट मेकिंग, राइट? और आपका जो सेंट्रल बैंक है उसका प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं होता। ठीक है, और अगर और पॉइंट बताइए। एक पॉइंट ये हुआ। मैम एक ओनली वन होता है मैम, सेंट्रल बैंक। ठीक है। कमर्शियल बैंक मैम बहुत सारे होते हैं। और आरबीआई की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूं, तो वो हमेशा पब्लिक ही होता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो। लेकिन आपका कॉमर्शियल बैंक में बोथ पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन आते हैं। और कॉमर्शियल बैंक में एक चीज और है कि ये लोग आपस में compete करते हैं। ठीक है, आरबीआई एक लौता है तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं होता वहां, वो बस एक गाइड के तौर पे वहां पे मौजूद है आरबीआई। ठीक है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक आपस में compete भी करते हैं, राइट? इसके अलावा हम लोग ने डिस्कशन किया था कि जो भी डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक का होता है वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया? दो फंक्शन मैंने बताया था लास्ट क्लास में कॉमर्शियल बैंक का, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन मेन सारे कॉमर्शियल बैंक का वही होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन या एडवांस लोन का देना। ठीक है, ये दो प्राइमरी मोटिव है। और सेकेंडरी फंक्शन में हमने डिस्कशन किया था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? फिर इसके अलावा एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ये दो प्राइमरी और सेकेंडरी में आता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जनरली हम लोग जानते हैं, जो लोग विजिट करते होंगे कॉमर्शियल बैंक वो और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो रफली लिखते चले जाइए। ठीक है, मैं यहाँ अभी डिक्टेट नहीं करवा रही हूँ कुछ भी, बस मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी यहाँ पे जो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है वो। ठीक है, फिर क्लास ओवर होने के बाद आप रीडिंग दे दीजिएगा, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइन, तो क्या मैंने बताया? दो टाइप का फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन, अनीता गेटिंग माय पॉइंट? प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। सेकेंडरी फंक्शन में और एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ कुछ बैंक देती है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने आपको बताया था, वो बिजनेसमैन को दिया जाता है। लास्ट क्लास में कहाँ खत्म हुआ था? ओवरड्राफ्ट पे या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे? वैष्णवी लास्ट क्लास में कहाँ खत्म हुआ? एडवांसिंग ऑफ लोन मैम, एडवांसिंग ऑफ लोन ही प्राइमरी ओवरड्राफ्ट फंक्शन यानी सेकेंडरी मैम करना है मैम। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी करना था। फंक्शन ओवर हो गया था, सेकेंडरी फंक्शन शुरू नहीं हुआ था। तो यस मैम। प्राइमरी में, ठीक है मैं वापस से रिकैप कर देती हूँ। प्राइमरी में हमने एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट जो बताया था, तीन टाइप का डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और आपका सेविंग डिपॉजिट। फिक्स्ड जो करंट डिपॉजिट है उसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्लियर? लिखते चले जाएंगे निधि। करंट अकाउंट डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, और तीसरा सेविंग डिपॉजिट तो हम लोग जानते ही हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या हुआ? जनरली बिजनेसमैन रखते हैं और ऑन डिमांड जब चाहा वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई अगर टर्म नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं लिखवा दूंगी। करंट अकाउंट क्लियर है अनीता? मैम सेवन अकाउंट। क्या निधि? सेवन अकाउंट मैम। सेविंग अकाउंट किसको कहते हैं? सेविंग अकाउंट, आपका कोई अकाउंट है बैंक में? हाँ यस निधि, मैम। यस मैम। अकाउंट कैसा अकाउंट है आपका? जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस अकाउंट है। पापा का उनका भी। जीरो बैलेंस पे है। हाँ। ठीक है, तो जनरली बैंक में जो हम खुलवाते हैं तो वो आपका सेविंग अकाउंट ही होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, उसमें भी वही होता है कि डिमांड ऑन डिमांड ही हम जा करके करते हैं, लेकिन उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन होता है कि मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लिख लीजिए सेविंग अकाउंट। मैम जीरो बैलेंस क्या होता है? जीरो बैलेंस मतलब एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत एक स्कीम आया हुआ है
कि आप जीरो बैलेंस पे भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब कोई मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं उसमें करना होगा। उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगा मैम? रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं, वो बस एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, मतलब क्या हुआ कि जो मतलब लोअर इनकम के लोग हुए, वो बस आपके बैंकिंग सर्विस के साथ जोड़ने का एक मुहिम है, ठीक है, लोगों तक वो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सर्विस पहुंचे। हाँ मैम ये जीरो बैलेंस तो हो जाएगा मैम कि आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस से इन्वेस्ट करके खुलवा रहे हैं अकाउंट। हाँ हाँ, लेकिन आप जुड़ तो रहे हैं ना, बैंकिंग सर्विस से तो यस जुड़ मैम। रहे हैं। जीरो बैलेंस का मतलब वही हुआ कि मतलब मिनिमम बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, बस आपका बैंकिंग सर्विस मिलना शुरू हो गया, ठीक है, यस आप मैम। बैंक से जुड़ गए। मैम ये अब इससे करंट इससे क्या सेविंग होता है, और इसमें तो नहीं ना आएगा? क्या? फिक्स करंट सेविंग में नहीं ना आएगा इस ये? नहीं नहीं, यस मैम, वही तो। ठीक है, सेविंग अकाउंट लिख लीजिए। लास्ट क्लास में क्या लिखवाई थी मैं आपको? एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग और लोन तक हम लोग पहुंच गए थे। यस मैम। हाँ यस मैम, लिखवा दी थी आप एडवांसिंग ऑफ लोन तक, उसके पहले सारा डिपॉजिट के बारे में आप लिखवा चुकी हैं। ठीक है, तो सेविंग डिपॉजिट मैंने बस ये बताया था निधि कि उसमें आपको मिनिमम बैलेंस बस मेंटेन करना होता है, ठीक है, और प्लस कुछ नॉमिनल आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। करंट अकाउंट में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सेविंग डिपॉजिट पे हम लोगों को नॉमिनल सा, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो ये आपका फायदा होता है सेविंग अकाउंट में। मैम सेविंग अकाउंट में पैसा रोज निकाल सकते हैं या कभी कभी निकालना होता है? नहीं, मतलब कभी भी ऑन निकाल टाइम? सकते हैं, ऑन डिमांड। ये जब डिमांड है तो ऑन डिमांड आप निकाल सकते हैं, जब मेरा मन करेगा। जब आपका मन करे, ठीक है, लेकिन निकालने का भी वो लिमिट होता है, लिमिट आप बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। तो मैम दोनों सेम होगा, करंट और सेविंग दोनों सेम ही टाइप का होगा? करंट में आपका इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना, और सेविंग करंट में अकाउंट इंटरेस्ट में मिलता है? इंटरेस्ट नहीं मिला ना। हाँ, सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है मैम? सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मैम लोग करेंट अकाउंट क्यों खुलवाता है? क्या चीज? बिजनेस तो के लिए मैम भाई। लोग करेंट अकाउंट क्यों खुलवाता है जब सेविंग से बिजनेस काम के चल रहा है करंट तो? अकाउंट बाबू बिजनेस बिजनेस पर्पज से होता है। देखिए, बिजनेस में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो करंट अकाउंट में रखता है पैसा, और प्लस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी करंट अकाउंट पे ही मिलता है, और ठीक है, नेट इन बैंकिंग केस भी उसी आपके पे होती है अकाउंट में मैम। पैसा नहीं। हाँ, नेट एक बैंकिंग तो क्वेश्चन उसी का में आंसर होती है। देने दीजिए, रुकिए, एक क्वेश्चन का आंसर देने दीजिए। जैसे करंट अकाउंट क्यों खुलवाता है, तो उसमें एक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, करंट अकाउंट में निकालने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जितना चाहे आप निकाल सकते हैं, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से बैंक के ऊपर लाइबिलिटी होती है, कोई उसका बेनिफिट बैंक नहीं उठा पाती, लाइक पैसा वो किसी और को वो पैसा कम से कम उधार नहीं दे सकती, क्योंकि पता है कि इसका डिमांड कभी भी आ सकता है। तो ये बस हमको सेफ रखना है, तो एक तरीके से उससे सर्विस चार्ज लेती है, कस्टमर से ही सर्विस चार्ज लेती है। लेकिन सेविंग डिपॉजिट पता है कि हाँ, इसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही करना होगा, और निकालने का भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होता है, कितने 50,000 के अप्रॉक्स, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, ये सब रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, तो इसके वजह से आपको वो इंटरेस्ट दिया जाता है सेविंग अकाउंट पे, शायद साल का 3% होता है या कुछ ऐसा होता है सेविंग अकाउंट पे, ठीक मैम तो है। एक ये भी डिफरेंस हुआ कि करंट अकाउंट में हम लोग बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हैं, और सेविंग हाँ, में रेस्ट्रिक्शंस हाँ, उतना है। ठीक है। अब आइए, एडवांसिंग ऑफ लोन हो गया था क्या? एडवांसिंग ऑफ लोन बस मैंने एक्सप्लेन किया था या लिखवाना भी बाकी था? मैम एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैम थोड़ा सा लिखवाई थी आप। कहाँ तक लिखवाया था? After keeping certain cash reserves, the balance of deposits is given to needy borrowers and interest is charged from them. किसका ये लिखवाया गया था? Advancing of loan. अच्छा, उसके आगे लिख लीजिए विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस बैंक, विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस बैंक। मतलब जब आपको लोन दिया जाता है, लाइन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, चार्ज्ड फ्रॉम देम आपने लिखा था, उसके बाद विच इज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस बैंक, उसके बाद फुल स्टॉप, ये था कंप्लीट लाइन। मैम विच इज मेन सोर्स? क्या चीज? विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस बैंक,
सोर्स ऑफ इनकम। कैसे सोर्स ऑफ इनकम हुआ? आप मान लीजिए मुस्कान कुछ अमाउंट लोन मांग रहे हैं, आप मान लीजिए 1 लाख, ठीक है, तब वापस तो आपको 1 लाख तो नहीं देना पड़ेगा ना, वापस तो 1 लाख से ज्यादा आप देंगे। नो तो वो जो बैलेंस हो वो तो बैंक का मैम, प्रॉफिट हो interest। गया, इनकम हो गया। तो वही चीज कहने का मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट जो आप चार्ज आपसे लिया जाएगा वो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताया गया। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ Yes, बैंक में ma'am। ऐसे ही सीरियल वाइज दिया हुआ है, जैसे रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट है, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है ना। यस मैम। अब देखिए ये एकदम सीक्वेंस में Yes, कोई ma'am। प्राइमरी और सेकेंडरी डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो आप अगर इस तरीके से लिखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट करके तो थोड़ा और बेटर मार्किंग होगा। इसमें फंक्शन में देखिए रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आप देखें वो दिया हुआ है। फिर लेंडिंग ऑफ मनी, वही लोन की बात हो रही है। अब लोन भी देखिए कितने टाइप का होता है, जैसे कैश क्रेडिट टाइप का एक लोन होता है। कैश क्रेडिट क्या होता है? ये भी जनरली बिजनेसमैन या आपका क्रेडिट देख करके दिया जाता है। क्रेडिट मतलब कि आपका बैंक के साथ कैसा है, मतलब कैसे कस्टमर है आप, ठीक है, उसके बेसिस पे कैश क्रेडिट अकाउंट खुलता है, ठीक है। कैश क्रेडिट का एक अकाउंट खोला जाता है, उसमें मान लीजिए कुछ लिमिट आपको दिया जाएगा फॉर से कि अगर आपका अच्छा है, बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपका क्रेडिट अच्छा है बैंक में, तो जैसे मान लीजिए आपका लिमिट 1 लाख फिक्स किया गया। अब आपको कोई सर्टेन रॉ मटेरियल की या किसी चीज का जरूरत पड़ा, तो आप मान लीजिए सर्टेन अमाउंट 50,000 आप निकाले, तो आपको इंटरेस्ट वो 50,000 पे देना होगा, रेस्ट 50,000 पे आपको नहीं देना पड़ेगा। तो जितने का आप यूज करेंगे उतने पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इसको कहते हैं कैश क्रेडिट। बात आई समझ में रिंकू? यस मैम। कैश क्रेडिट क्या होता है? एक अकाउंट खोला जाता है, ठीक है, उसमें आपका क्रेडिट दे करके, मतलब आप कैसे कस्टमर है वो दे करके आपको कुछ सर्टेन लिमिट दिया जाता है कि आप इतना पैसा तक निकाल सकते हैं उसमें। जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट दिया रहता है ना कि 1 लाख तक आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 मंथ के अंदर अंदर आप पे कर दिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट चार्ज 1 महीना हो गया अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, ठीक है। तो सेम आपका क्रेडिट कैश क्रेडिट एक अकाउंट होता है, उसमें लिमिट दिया जाता है और जितना आप यूज करेंगे, जितना आप विड्रॉ करेंगे उतने पे ही इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा, ठीक है। इसको हम कैश क्रेडिट कहते हैं। तो वही डिफरेंट टाइप का आपको लोन दिया जाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तो हम लोग समझ ही चुके हैं क्या होता है, कौन बताएगा? प्रिंस? यस मैम। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है मैम? नहीं मालूम। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो बताइए। मैम वो बिल एक्सचेंज करना। क्या? बिल एक्सचेंज करना वैसे मैम। बिल एक्सचेंज करना इस बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है संदीप? मैम बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कोई भी मतलब बिल जितने का होता है उतना दे के उतना पैसा मार्केट से लेना, बैंक जो लेती है। शाबाश। सतीश? यस मैम। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? मैम ये भाई आप जो लोग लिख लीजिए, आप लिख लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज। वैष्णवी बता पाएंगे? मैम जो अगर प्रेजेंट में नहीं हो तो फ्यूचर में पेमेंट कर बिल्कुल सकते सही, हैं। मैंने आपको कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन कर दूं। एक आपका डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन ऑथराइजेशन होता है कि हाँ ये पेमेंट मैं आज नहीं कर पाऊंगा, 3 महीने के बाद करूंगा या 4 महीने के बाद करूंगा। आप लोग लिखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, सब चीज आप लिखिए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज या रिटन ऑथराइजेशन और ऑर्डर to pay a specific sum, to pay a मैम रिपीट कर specific, दीजिए। a written authorization or order to pay a specific sum of money to a specific person. क्या लिखा आपने?
कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटन ऑथराइजेशन है या ऑर्डर है टू पे अ स्पेसिफिक सम, जो सम वो कुछ भी हो सकता है, जितने का ट्रांजैक्शन हुआ वो सम होगा, ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन, और वो जो कॉपी होगा, वो जो पेपर होगा, वो दोनों के पास होगा, जिसको पे करना है उसके पास भी और जिसको जो पे करेगा उसके पास भी। ठीक है, लाइक मुस्कान ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया प्रिंस को कि आपको मैं 3 महीने के बाद इतने अमाउंट का 1 करोड़ रुपए का मैं आपको या 1 लाख रुपए का मैं अमाउंट पे कर दूंगी 3 महीने के बाद। ठीक है, समझ आया? तो वो पेपर रहेगा प्रिंस के पास, वो है प्रूफ कि आपने बोला है कि वो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट हम आपको 3 महीने के बाद पे कर देंगे। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया कि अब प्रिंस क्या करेगा, उसको अभी तुरंत जरूरत है, आप अभी पे नहीं कर पाए मुस्कान, लेकिन प्रिंस को अपने बिजनेस में तुरंत जरूरत है। प्रिंस क्या करेगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो लेके कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा, और कॉमर्शियल बैंक जो आपका अमाउंट है फॉर से 1 लाख है, तो 1 लाख का 1 लाख नहीं दे करके, चूंकि आपको ये अमाउंट 3 महीने के बाद मिलना था, तो सर्टेन अमाउंट काट के आपको उसी टाइम दे देती है। तो जितना अमाउंट वो करती है उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, की बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले जो उसका पेमेंट बनता है वो सर्टेन अमाउंट काट करके उसको दे दिया, प्रिंस को दे दिया बैंक। अब आप मुस्कान पे प्रिंस को अब नहीं करके अब आप कॉमर्शियल बैंक को जाके पे करेंगे, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये फैसिलिटी कॉमर्शियल बैंक दी। मैम इसका कुछ चार्ज भी काटती है बैंक? वही तो मैं बोल रही हूँ कि इसका सर्टेन चार्ज आपको, जैसे 1 लाख का 1 लाख नहीं मिलता है, 1 लाख के बदले 97 मिल जाएगा या 96 मिल जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि बैंक रेट उस वक्त कितना है। और मैम जिसका ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होगा, मतलब जिसको पैसा चुकाना है, तो वो तो पूरा 1 लाख रुपए पे करेगा। हाँ, जैसे मुस्कान आपको पे करना होगा बैंक के पास जाके, तो आप टोटल 1 लाख पे करेंगे, उसके बदले। और जिसको देना है, हमको जिसको देना है उसको, वो उसको 97 ही मिलेगा बिल ऑफ डिस्काउंटिंग। उसको 97 ही मिलेगा। हाँ, तो उसके बदले इसको बेनिफिट मिला ना, बैंक को तो बेनिफिट मिला ना, बैंक को कमाने के लिए वहां है ना कॉमर्शियल बैंक। अगर उसको कोई बेनिफिट होगा ही नहीं तो वो करेगी क्यों? राइट, इसीलिए सर्टेन अमाउंट काट करके फिर वो आपको पे करती है। तो अब आप जो पे करेंगे आपको पूरा करना है, आपको 1 लाख का 1 लाख पे करना है, क्योंकि आप अगर प्रिंस को भी पे करते तो भी 1 लाख पे करना था, आप कॉमर्शियल बैंक को कर रहे हैं तो भी आपको 1 लाख ही पे करना है। ठीक है, बस ये जो 97 है वो आपका ये सर्विस मिल गया आपको कि हाँ चलो इतना 3 महीना या 4 महीना आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपको इंस्टेंटली पेमेंट मिल गया। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी मैं लिखवा दूं, लिखिए। समझाना तो हर बार हो रहा है, ये आपके बैंक रेट वाले क्लास में भी डायग्राम बना के मैंने बताया था व्हाइट बोर्ड पे, याद है? तब भी आंसर नहीं आता है। लिखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, लिखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो टर्म मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रही हूँ। लिखिए, it refers to a facility in which, it refers to the facility in which holder of a bill of exchange, holder of a bill of exchange can get the bill discounted, can get the bill discounted with bank, with bank before the maturity, full stop, after deducting, समझ के लिखिएगा, आफ्टर डिडक्टिंग। पहले लाइन में आपने क्या लिखा, ये ऐसा फैसिलिटी है जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो होल्डर है, मतलब जिसको मिलना है पैसा, उसको बिल डिस्काउंट करके बैंक देती है बिफोर मैच्योरिटी। ये आपने फर्स्ट लाइन लिखा, ठीक है सतीश? ये पहले लाइन का मतलब। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन bank pays the balance to the holder, bank pays the balance to the... क्या
आफ्टर के बाद क्या बोली मैम? आफ्टर डिडक्टिंग मतलब माइनस करके, काट करके, आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, बैंक पेज द बैलेंस टू द होल्डर। क्या? उसके बाद फुल स्टॉप हो गया निधि? फुल स्टॉप के बाद ऑन मैच्योरिटी बैंक गेट्स इट, on maturity bank gets it payment from the party which has accepted the bill, ठीक है? तो ये हो गया आपका बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है? और क्या बताया था? सेकेंड, अब आइए सेकेंडरी फंक्शन में, लेंडिंग वगैरह हो गया। अब सेकेंडरी फंक्शन में क्या? ओवरड्राफ्ट। मैंने बता ही दिया कि करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है आप लोगों को, सर्टेन अमाउंट आप निकाल सकते हैं। दो मैम मेरे क्वेश्चन है। हाँ संदीप। मैम जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज कोई क्यों लेगा? कैश भी तो ले सकता है ना? क्या क्या? मैम जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज जो कोई लेता है वो क्यों लेगा? कोई भी मतलब बिजनेसमैन से या फिर बैंक से? बिल ऑफ एक्सचेंज अरे भाई जरूरी है तो कैश के रूप में ही लेगा ना। अब चेक अगर आप देते हैं संदीप, तो चेक बाद में कैश होता है ना। हाँ, उसी तरीके से वो पेपर है, उसका वैल्यू होता है। अभी हम, मेरे पास इंस्टेंटली अगर नहीं है कैश, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज ही देंगे ना। इंस्टेंटली अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, 1 लाख रुपया सबके पास तो होता नहीं है हमेशा अवेलेबल। हाँ, समझ आया? समझ गए मैम। हाँ, यस। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ एजेंसी सर्विस। तो एजेंसी सर्विस का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा काम, सब चीज हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, तो बैंक क्या करती है? एज एन एजेंट रोल प्ले करती है। जैसे अपना फंड ट्रांसफर करना अगर हुआ, हम बैठे हुए हैं पटना में, ट्रांसफर करना है दिल्ली में, ठीक है? तो हम खुद दिल्ली थोड़ी जाएंगे। एज एन मीडिएटर आपका एजेंसी सर्विस दे रही है ना आपकी बैंक, ठीक है? तो ये सारी फैसिलिटी आपको देती है। फिर कलेक्शन ऑफ बिल्स, प्रोमिशनरी नोट, चेक, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रीमियम, तो ये सब क्या करिए? फिर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटीज वगैरह किसके थ्रू करवा रही है? कॉमर्शियल बैंक के थ्रू करवा रही है। तो मीडिएटर जो बीच में आपकी कॉमर्शियल बैंक हुई, यही हुआ आपका एजेंसी सर्विस जो कॉमर्शियल बैंक दे रही है। समझ आया रिंकू? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था फेमा में कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जिम्मा दिया गया है आरबीआई को। अब आरबीआई चाहे तो ऑथराइज कर सकती है किसी एक पर्टिकुलर कॉमर्शियल बैंक को कि इसके थ्रू भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आप कर सकते हैं, ठीक है? ये भी इसको एज एन एजेंसी सर्विस आप बोल सकते हैं, ठीक है? ये सारा फैसिलिटी आपका बैंक का हुआ। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह तो मैंने बता ही दिया है फेमा के टाइम में कि ये सब भी प्रोवाइड करती है बैंक। इसके अलावा जनरल सर्विस में क्या क्या है? जैसे आपका लॉकर फैसिलिटी वगैरह मिलता है ना, जनरल यूटिलिटी भी आप बोल सकते हैं, लॉकर फैसिलिटी वगैरह इसी में आया, ठीक है? तो ये सारा हो गया आपका बेनिफिट जो बैंक प्रोवाइड करती है या फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लियर? कमर्शियल बैंक क्या है, दोनों के बीच में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्लियर हो गया? वैष्णवी? यस मैम। यस मैम। अब देखिए आप क्या कोई कुछ बोल रहे हैं? मैम सुनाई दिया? किसी का कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे बात हो रही है कमर्शियल बैंक के नेशनलाइजेशन की। क्या था पहले 69 में सारे कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, लेकिन 69 से पहले क्या हुआ था? रीजन मतलब क्या रीजन था जो कि कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज करना पड़ा? रीजन भी ये सारा फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है।
The following factor were responsible for nationalization of commercial bank in 1969. तो पहली बार बैंक कब नेशनलाइज हुआ? 69 में। ठीक है, क्या रीजन था नेशनलाइज करने का? तो पहले क्या था कि बैंक किसी प्राइवेट ओनरशिप में था। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग MRTP में भी पढ़े थे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर फ्यू हैंड में चाहते हैं, ना रुके। ठीक है, तो इसके वजह से ये ज्यादा ये ज्यादा हो रहा था कि किसी एक दो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पावरफुल आदमी के हाथ में ज्यादा पावर हो रहा था। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा था मनी आपका। तो until nationalization all major banks were controlled by one or more business houses. ठीक है, these business houses use the resources contributed by mass of the people for their own personal benefit. ठीक है, ऑब्वियसली अगर किसी एक पर्टिकुलर के हाथ में रहेगा, ये जनरली अगर बिजनेसमैन के हाथ में रहता है तो उसका मोटिव तो प्रॉफिट मोटिव तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो RBI अब नेशनलाइजेशन के बाद RBI सर्टेन नियम लगाई है ना, एक्सप्लॉइट तो नहीं होने दे रही है कस्टमर को, लेकिन वहां पे अगर बिजनेसमैन के हाथ में था उस वक्त तो ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। ठीक है, अब एक्सप्लॉइटेशन कैसे? जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं। ठीक है, जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ, उन लोगों को मिल ही नहीं पाता था। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था। पहले तो प्राइवेट ओनरशिप, दूसरा अर्बन बायस। अर्बन बायस मतलब जितना भी बैंक है वो प्रॉफिट मोटिव था, तो वो लोग अर्बन एरिया में ही खोल रहे थे। रूरल एरिया के लोग बैंकिंग सर्विस से जुड़ ही नहीं पा रहे थे, बैंकिंग फैसिलिटी उनको मिल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ये अर्बन बायस। बायस मतलब क्या? झुका हुआ। हाँ, बायस मतलब झुका हुआ मैम। बायसनेस का कहने का मतलब एक तरीके से आप ये बोलिए कि हम उसके तरफ ज्यादा, हाथ झुकाव उसकी तरफ ज्यादा है। ठीक है, जैसे रिंकू ज्यादा पसंद है तो रिंकू को ज्यादा अगर मैं मार्क्स दे रही हूँ तो मेरा जो मार्किंग सिस्टम है वो बायसनेस उसमें शो हो रहा है। ठीक है, तो वही अर्बन बायस मतलब सब लोग उसी की तरफ जा रहे थे। ठीक है, झुकाव अर्बन एरिया की तरफ ही था, रूरल एरिया में से रूरल एरिया के साइड वो खोल ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ा। और फिर जो मैंने अभी पॉइंट बताया, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहां पे उन लोगों को एडवांस मिल ही नहीं पाता था। ठीक है, तो ये रीजन है। फिर नॉर्म को ये लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते थे। बिफोर नेशनलाइजेशन सारे नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं करते थे, वायलेट करते थे। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे होर्डिंग हो गया। ठीक है, ब्लैक मार्केटर्स वगैरह को भी ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देते थे। होर्डर्स मतलब क्या हुआ? जो स्टॉक बना करके रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज का आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मार्केट में क्रिएट कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि अभी टमाटर की खेती बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम मार्केट में नहीं उतार रहे हैं, सब हम अपना वेयर हाउस में जमा करके रख रहे हैं। जब मार्केट में स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगा तब हम हाई प्राइस में निकालेंगे मार्केट में। ठीक है, उसको हम कहते हैं होर्डिंग, मतलब जमा करके रखना और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मार्केट में क्रिएट कर देना। ठीक है, तो ये सबको बढ़ावा दिया जाता था पहले। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे पैसा उन लोगों को दिया जाता था, ब्लैक मार्केटर लोगों को भी दिया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज नेग्लेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में मैंने वही बताया जिसको ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। तो यहाँ एक तो एग्रीकल्चर तो बता ही गया, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा एक्सपोर्ट हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, वेयर ऑल्सो कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। ठीक है, एग्रीकल्चर तो नेग्लेक्टेड था ही, इसके अलावा एक्सपोर्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो था वो भी नेग्लेक्टेड था। ठीक है, तो ये सारा रीजन बताया गया जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन करना पड़ा। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन क्या है? तो इसका जो भी नेगेटिव पॉइंट था उसको पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करना। लाइक हमने देखा कि फ्यू हैंड में था इतना। फिर से बता दीजिए क्या? वायलेशन ऑफ नॉर्म्स फिर से बता दीजिए। वायलेशन मतलब मान लीजिए RBI सर्टेन गाइडलाइन वगैरह पास कर रही है ना, तो वो तो फॉलो करना है उस नॉर्म। नॉर्म मतलब क्या हुआ? नियम। ठीक है, तो नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को। नहीं फॉलो करेगी तो सर्टेन डायरेक्ट एक्शन आपको मैंने बता ही दिया, इवन बैंक का लाइसेंस वगैरह भी छीना जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले चूंकि प्राइवेट ऑनरशिप के हाथ में था, जो भी आपको नॉर्म्स बोला जाता था, जो भी नियम कानून बोला जाता था, उसको फॉलो नहीं करती थी पहले बैंक। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ नॉर्म होता था उस वक्त, यानी
कॉमर्शियल बैंक ऑफन वायलेटेड द नॉर्म, तोड़ते थे नियम, एंड प्रायोरिटीज लेंट डाउन इन द प्लान। जैसे प्रायोरिटी क्या हो सकता है, जैसे इसको लोन देना है, एग्रीकल्चर वाले में लोन देना है, टेक्सटाइल में हमें लोन नहीं देना है, तो वो लोग फॉलो ही नहीं करते थे, बस वो ये देखते थे कहाँ से पैसा मेरे को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये चीज बताया गया वायलेशन ऑफ नॉर्म में। ठीक है, एंड ग्रांटेड लोन्स टू इवन दोज इंडस्ट्री which figured nowhere in the priority list। अब ये priority list में कौन कौन आया भाई, एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये सबको priority list में डाले। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये लोग प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते थे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फिर भी उसको पैसा दिया जाता था। ये सब क्या हुआ, वायलेशन ऑफ नॉर्म, नियम को तोड़ना। यस और नो? प्रायोरिटी लिस्ट में किसका नाम बताया मैम, आवाज नहीं आया था आपका। एग्रीकल्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, ये तो है यहाँ पे लिखा हुआ। ये देखिए, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सबको प्रायोरिटी लिस्ट में कहने का मतलब क्या है कि ये लोग का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था पहले, और इन लोगों को राइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक्सपोर्ट का राइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था, स्मॉल स्केल का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। हम लोग ऑलरेडी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों का बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो वो चीज नेग्लेक्ट किया जा रहा था पहले। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? डन? ठीक है, तो ये सारा हम लोग ठीक है, तो ये सारा हम लोग देख लिए कि नेशनलाइजेशन इस वजह से करना पड़ा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन। तो ऑब्वियसली जो चीज नेगेटिव पॉइंट था उसी को हम लोग को कार्व करना था, कम करना था। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्यू। ठीक है, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्यू कहने का मतलब वो एक दो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे जिनके हाथ में पावर था उसको थोड़ा कम करना था। ठीक है, पहला ये मोटिव था, ये ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर का हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट, जो हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट के का जो डिस्कशन हुआ अभी, उसका प्रोविजन था कि एडिक्वेट क्रेडिट मतलब जितना उस लोग को जरूरत है। एडिक्वेट मतलब क्या, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, जितने एडवांस की जरूरत है उसको, उसके डेवलपमेंट के लिए उतना प्रोविजन बनाया जाए, उन लोगों को मिले क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या हुआ निधि? क्रेडिट मतलब उधार, जितना चाहिए एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री को उतना मिले, उसका प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट इज गिविंग अ प्रोफेशनल बेंड टू मैनेजमेंट। ठीक है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। ठीक है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, तो ये भी मेन मोटिव था नेशनलाइजेशन का। फिर इंकरेजमेंट ऑफ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का भी हम लोग पहले डिस्कशन किए थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में, और आपके सिडबी में भी प्रोविजन था कि एंटरप्रेन्योर्स की डेवलपमेंट की बात हो रही है। आपको इंकरेज करना है कि जो बहुत अपने बिजनेस आइडियाज होते हैं लेकिन लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से वो अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते। ठीक है, इसकी वजह से उन लोगों को एक तरीके से इंकरेजमेंट का काम बैंक करती। ठीक है, इसीलिए नेशनलाइजेशन का ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि एंटरप्रेन्योर को इंकरेजमेंट देना। फाइन, नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग एज वेल एज टर्म ऑफ सर्विस फॉर बैंक स्टाफ। ठीक है, बैंक स्टाफ को एडिक्वेट ट्रेनिंग देना, लाइक कैसे बात करना है, कैसे आपको कन्विंस करना है कस्टमर को, ये सब भी दिया जाता था। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव नेशनलाइजेशन। फाइन, क्लियर? तो अभी हम लोगों ने देखा क्यों नेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ी, फिर हमने देखा क्या ऑब्जेक्टिव था नेशनलाइजेशन का। अब हम लोग देखेंगे कि क्या नेशनलाइजेशन के बाद जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा बैंक कर पाई या नहीं। ठीक है, तो फॉलोइंग डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस सिंस नेशनलाइजेशन इन 1969। पहला क्या डेवलपमेंट देखने को मिला, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस। जो पहले ब्रांचेस था उससे कहीं ज्यादा ब्रांचेस या नेटवर्क पूरे कंट्री में फैलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला बेनिफिट। नेक्स्ट इज ब्रांच ओपनिंग इन रूरल एंड अनबैंक्ड एरिया, यानी पहले जहां पे हम लोग देखते थे सिर्फ अर्बन बाइसनेस था, यहाँ पे अब रूरल सेक्टर में भी खोलना शुरू हो गया ब्रांचेस का। ठीक है, तो जो रीजनल इम्बैलेंस जो हम लोग देख रहे थे वो रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो गया। क्लियर?
फिर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, लोगों को ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया, नतीजा जो भी डिपॉजिट था वो भी इंक्रीज हो गया। फिर बैंक लेंडिंग, जिसकी वजह से, चूंकि हम लोग लेंड किससे करती है, बैंक अगर लेंड करती है, कहाँ से लेंड करती है, आपके डिपॉजिट से ही लेंड करती है, ठीक है। जो आइडल पैसा आप अपने घर में रखते हैं वो पैसा आप बैंक में लाके रखते हैं, और बैंक वो फर्दर लोन प्रोवाइड करती है किसी को, और वो किसी के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। उस पैसा से किसी को अगर मान लीजिए लोन दिए, कोई बिजनेस शुरू किया, किसी का इंडस्ट्री ग्रो किया, जिससे क्या हो रहा है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिससे क्या हो रहा है, हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है ना, कंट्री का इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, तो वो आपके आइडल पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो ये थर्ड जो है बैंकिंग लेंडिंग भी इंक्रीज हो गया। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अब आगे देखिए, प्रमोशन ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का भी अच्छे से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब ये सर्टेन यहाँ पे स्कीम्स लिखा हुआ है, जैसे NRY हो गया, ये पॉवर्टी एलिवेशन में आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है आगे, उसमें आप लोगों के दिया हुआ है NRY, ठीक है, JRY, नेहरू रोजगार योजना, ये सब के तहत ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली स्कीम था आपका। ERDP जो देख रहे हैं वो आपका है एंटरप्रेन्योर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ERDP जो यहाँ देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट TRY SEM जो देख रहे हैं आप, ये है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए सबका नाम ही बता रहा है कि सबका क्या मेन मकसद था। पहले के नाम से हम देख लें कि ये एंटरप्रेन्योर के रूरल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर है उसके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो देख रहे हैं ट्रेनिंग देने का ये प्रोग्राम है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, ये सारा आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये सारा बेनिफिट आपको, ये प्रमोशनल बेनिफिट दिया गया आपको बैंक के द्वारा, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट कमिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये सारा था कि रीजन क्या था, नेशनलाइजेशन का रीजन ये समझ आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था समझ आ गया। अब क्या बेनिफिट हुआ आफ्टर नेशनलाइजेशन, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्योंकि इस पोर्शन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, तो रिंकू आप बताइए, नेशनलाइजेशन के बाद क्या क्या बेनिफिट हुआ आफ्टर नेशनलाइजेशन? और आपको नेशनलाइजेशन का फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका ईयर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि आप कहाँ पहली बार कब नेशनलाइज हुआ, कब हुआ? 1969। ठीक है, हाँ बताइए रिंकू। यस मैम। क्या क्या प्रोग्रेस हुआ आफ्टर नेशनलाइजेशन? यही होता है, जब सामने वाला बोलना शुरू कर देता है तो बाकी लोग सोना शुरू कर देते हैं। मुस्कान बताइए। मैम 1969 से क्वेश्चन आगे बढ़ चुका है। मैंने पूछा नेशनलाइजेशन के बाद क्या प्रोग्रेस हुआ कमर्शियल बैंक? एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेज, फिर ब्रांच ओपनिंग एंड रूरल एंड अनबैंक्ड एरिया में। मैम नेटवर्क इशू। हेलो मैम। हाँ ठीक है, बोलिए। मैम एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेज, फिर दूसरा है ब्रांच ओपनिंग, फिर रूरल एंड अनबैंक्ड एरिया, फिर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। मत पढ़िए एक्सपेंशन, हाँ ठीक है, आप एक्सप्लेन करिए लाइक एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, ये तो चलो एक क्लियर है। लेकिन आप अभी जो बोले क्या रूरल और अनबैंक्ड एरिया से क्या समझ में आ रहा है, क्या है रूरल और अनबैंक्ड एरिया में क्या हुआ? मैम ब्रांच ओपन किया गया था रूरल
और जहाँ पे बैंक नहीं था वहाँ एरिया में। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। क्या मतलब है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का? मैम पैसा डिपॉजिट किया गया क्या? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। उनको ट्रस्ट होना शुरू हुआ और जो बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया। डिपॉजिट का जो बैलेंस था, लोग बैंक में आके डिपॉजिट करना शुरू किए। जो आइडल पैसा अपने पास रखते थे वो इंक्रीज हो गया बैंक में आकर के, और वो फिर पैसा फर्दर लेंडिंग में काम आना शुरू हो गया। बैंक लेंड करना शुरू कर दी, जिसके वजह से प्रॉपर इंडस्ट्री वगैरह भी रेज करना शुरू की। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आ रहा है शॉर्ट कमिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। तो शॉर्ट कमिंग में देखिए, अगर तो पहला आप देखेंगे कि ठीक है बहुत सारे ब्रांचेस को खोला गया, लेकिन जो पॉपुलेशन है इंडिया का उसके मुताबिक अभी भी कम ही है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो उसके हिसाब से ये कम है, तो पहला शॉर्ट कमिंग। फिर रीजनल इम्बैलेंस की बात हो रही है, तो रीजनल इम्बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो सर्टेन स्टेट में बहुत अच्छे से वेल डेवलप किया गया है, ठीक है, बैंक को, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे वेल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो रीजनल इम्बैलेंस बहुत हद तक पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी है। फाइन। इसके अलावा एज अ रिजल्ट, एक मिनट, क्या बात हो रही थी? एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग एडवांसेस एंड लोन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वीकर सेक्शन द कमर्शियल बैंक आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। अब देखिए, हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर की बात कर रहे थे इससे पहले, लेकिन अब क्या हुआ कि हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में ठीक है हम लोग पैसा देना शुरू किए, प्रमोशनल एक्टिविटी की हम लोग बात किए कि हाँ ठीक है वीकर सेक्शन को भी हम लोग को एडवांस देना चाहिए, लेकिन वीकर सेक्शन वाले लोग क्या हो गए, और जिनको हम इस टाइप के लोगों को जो हम देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बैंक का जो बैड डेट्स है वो सब इंक्रीज होना शुरू किया। लोग वापस रिफंड करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो ये सारा था शॉर्ट कमिंग्स। इसके अलावा और देखिए, द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय कमर्शियल बैंक हैज डिटोरिएटेड ओवर टाइम। जो सर्विस क्वालिटी है, स्टाफ के इंडिसिप्लिन को देखने को मिलता था। ठीक है, फिर सिस्टम का अकाउंटेबिलिटी, याद अगर होगा पहले, अब तो बहुत सिस्टम सुधार हो चुका है, लेकिन कुछ साल पहले देखते होंगे बैंक में जाते हैं, इस काउंटर पे नहीं उस काउंटर पे होगा, उस काउंटर पे नहीं इस काउंटर पे होगा, देखने को मिलता था ना। तो ये क्या हुआ, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सब अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता था संदीप, प्रिंस को रिस्पॉन्सिबल, प्रिंस रिंकू को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था उस टाइम। इस टाइप का होता था बैंकिंग सिस्टम, किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होता ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारा था सिस्टम। फिर एब्सोल्यूट प्रॉफिट ऑफ द बैंक आर राइजिंग बट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैज नॉट इम्प्रूव्ड मच। बैंक का अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन जितना वो लगा रहा है उसके हिसाब से उसको कितना मिल रहा है, ठीक है, वो उतना नहीं इम्प्रूव हो पा रहा था। ये सारा था शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बैंक। और ये MRTP एक्ट तो आप लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ के हैं कि कैसे आपका 1991 से पहले क्या था, 91 के बाद कैसे लिबरलाइज किया गया सारे चीजों को। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये 3 सेक्टर ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कैपिटल रिफॉर्म, इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, इन सब में कैसे रिफॉर्म हुआ। SCRR आप ऑलरेडी पढ़ चुके, SLR ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और ये सब रिस्ट्रिक्शन, ये जो CRR का जो मैंने कहा कि मिनिमम आपको बैलेंस रखना पड़ता है बैंक में, SLR में अपने पास रखना पड़ता है, ये सब कुछ जो इंक्रीज कर दिया गया जिसकी वजह से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गया बैंक के ऊपर। तो these restriction resulting in inefficiency of the bank, which in turn led to low or negative profit. ठीक है, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से नेगेटिव प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया बैंक को। ठीक है, एज अ रिजल्ट मेजर्स वर टेकन टू रिफॉर्म बैंक। बैंक के सुधार के लिए डिफरेंट स्टेप लिया गया। अब वो स्टेप क्या क्या था, जैसे CRR को ग्रेजुअली डिक्रीज किया गया। डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, CRR डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंक प्रॉफिट ज्यादा करने लगा होगा।
ज्यादा करने लगा कैसे, वो पहले बताएंगे ना। कम हुआ तो यानी बैंक के पास ज्यादा पैसा हो गया उसको फर्दर लेंड करने के लिए। ठीक है, सीआरआर कम हुआ यानी उसको आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ा एज सिक्योरिटी। जहां 10 रुपया रखना पड़ता था अब 5 रुपया रखना पड़ रहा है, तो वो जो बाकी 5 रुपया हम वो बिजनेस में लगा रहे हैं अपने। ठीक है, दूसरे को लोन देने में लगा रहे हैं जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं। और ऐसे वो 10 रुपया मेरा बैंक में रखा रहता था, आरबीआई में रखा रहता था, जिसके ऊपर हमको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता था, मेरा पैसा फंसा हुआ रहता था। ठीक है, तो ये डिक्रीज किया गया, एसएलआर को डिक्रीज किया गया, प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक को कंप्लीटली ये बैंक के ऊपर ही छोड़ दिया गया। आरबीआई उसके रिव्यू में मतलब आरबीआई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब ये प्राइम लेंडिंग रेट मतलब क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक के पास ये मतलब फायदा दिया जाता था, एक तरीके से एक पावर था कॉमर्शियल बैंक के पास कि जो कस्टमर उनके हिसाब से या उनके नजर में अच्छे हैं, जो कस्टमर उनके नजर में अच्छे हैं वो उनको कम रेट पे इंटरेस्ट दे सकती है। ठीक है, जैसे वैष्णवी का क्रेडिट अच्छा है बैंक में, हाँ वो बहुत अच्छी कस्टमर है, ज्यादा बैलेंस है उसका बैंक में, तो अब क्या करेगी, जैसे वो भी क्या कौन से बैंक में, अब जैसे मान लीजिए इसका एसबीआई में अगर अकाउंट होगा तो एसबीआई में मिलेगा उसको प्राइम लेंडिंग रेट पे। ठीक है, लेकिन यही वैष्णवी अगर आईसीआईसी बैंक में चली जाएगी, चूंकि आईसीआईसी में कोई अकाउंट है ही नहीं और अगर अकाउंट है तो मिनिमम बैलेंस पे है, तो वहां पे नहीं मिलेगा प्राइम लेंडिंग रेट पे। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो ये कंप्लीटली हो गया कॉमर्शियल बैंक के प्रीव्यू के अंदर। डन। अब आगे बढ़िए, बैंक रेट हैज बीन रिड्यूस। ठीक है, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हैं कि कैसे कौन से टूल को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा। ठीक है, रिंकू यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, ध्यान आपका कहीं और है इसलिए आंसर भी नहीं आ रहा है। चलिए, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वो भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, 1993 आरबीआई इशूड गाइडलाइन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ न्यू बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, लाइसेंसिंग सिस्टम कंपलसरी हो गया, बिना लाइसेंस लिए आप प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक नहीं खोल सकते। इसी यही कारण है कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, रिलायंस टाइप को भी अब तक नहीं मिल पाया है, अंबानीज लोग को भी अब तक बैंक लाइसेंस नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये सारा लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे ये सारा पॉइंट तो इजिली आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा मेजर्स लिया गया था जो कि अब आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब अगर रीडिंग देंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। तो यही था बैंकिंग और कमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक है, इसके बाद आ रहा है पोवर्टी। ऑब्वियसली पोवर्टी तो आज नहीं हो पाएगा, पोवर्टी से और ये जो आपका बच्चा पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये सब नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। और ये प्रोग्राम में तो कुछ भी नहीं है, इसके नाम में लिखा हुआ है कि इसका काम क्या है। ठीक है।